हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज फातिमा एंड यू आर वाचिंग लर्न ए टू जेड इंग्लिश। वेलकम बैक टू डे नंबर 34 ऑफ बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज, जिसमें आज हम समझने वाले हैं एसेस के बारे में। ऐसे क्या होते हैं, कैसे लिखना चाहिए उनको, और इस बात की गारंटी देती हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप किसी भी टॉपिक पे बिना रटे, बिना स्पेलिंग मिस्टेक मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक किए आराम से कोई भी टॉपिक पे आराम से ऐसे लिख सकेंगे। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको बस एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आप ऐसी वीडियोस को, ऐसी गोल्डन टिप्स को मिस ना कर सकें। सो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन, और समझते हैं कि ऐसे क्या है और ऐसे के टॉपिक को हम लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, क्योंकि वो हर ऐसी चीज, ऐसे बड़े ऐसे और लेटर वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनको रटते हैं। इतनी बड़ी 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 क्लासेस के बच्चे भी आजकल ऐसे इसको रटते हैं, जबकि ऐसे और लेटर जैसी चीज़ें और डायरी राइटिंग अगर आप हायर क्लासेस में है तो ऐसी चीज़ें रटने वाली होती ही नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। अगर आपके आपके क्लास में या आपके आसपास भी कोई ऐसा फ्रेंड हो आपका या कोई भी हो तो उसे वीडियो ज़रूर से शेयर करें, ताकि वो ऐसे को रटे नहीं। और बाकी की कोई भी चीज़ को रटना नहीं होता, हमको उसे समझना होता है। तो आज की इसी वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाउ टू राइट एन ऐसे, ऐसे को किस तरीके से लिखना है, उसके टाइप्स क्या क्या है, और ऐसे लिखने के स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है, वो हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्या है इससे। ऐसे का नाम सुनते ही हमारे मन में ये ख्याल आता होगा कि ऐसे क्या है। तो ऐसे इज अ फोकस्ड राइटिंग। फोकस्ड राइटिंग का मतलब ऐसे इज अ कंसाइज पीस। पहले मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी, सो डोंट वरी। सो एन ऐसे इज अ कंसाइज पीस डिजाइन टू इन्फॉर्म, एक्सप्लेन और परसुएट द रीडर अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। मतलब कि एक ऐसे जो है उसमें कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होती हैं। ठीक है, उसका पर्पस क्लियर होता है, या तो इन्फॉर्मेशन देना, उसका पर्पस जो है ना वो क्लियर होता है। वो उसमें कैसे, उसका पर्पस क्या होता है, जैसे जैसे कि किसी को इन्फॉर्मेशन देता है, किसी को कोई बात समझाता है, या फिर जो पढ़ने वाला है जो उसको कुछ बातें बताता है, या फिर उसे बताता है, उसे जानकारी देता है बेसिकली उस चीज के बारे में। तो उस और ऐसे में कोई भी इधर उधर की फालतू बातें नहीं होती, जो मेन टॉपिक होता है उसी के बारे में डिस्कशन किया जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। मतलब कि इंट्रोडक्शन, आई सॉरी, इट ऑलवेज फॉलोज अ क्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्लियर होता है। एन इंट्रोडक्शन टू सेट द स्टेज, अ बॉडी फॉर डिटेल पॉइंट्स एंड अ कंक्लूजन टू समराइज। मतलब इंट्रोडक्शन, शुरुआत, जिसमें इंट्रोडक्शन होता है सबसे पहले, जिसमें शुरुआती के टॉपिक्स बताए जाते हैं। उसके बाद बॉडी होती है जिसमें मेन पॉइंट्स और डिटेल समझाए जाते हैं। और उसके बाद कंक्लूजन में, एंड में शॉर्ट समरी होती है और फाइनल बात लिखी जाती है। और इस तरीके से ऐसे का एंड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इज क्लियरिटी एंड लॉजिक। मतलब कि ऐसे आर फंडामेंटल टूल्स फॉर एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स इन अ क्लियर, कोहेरेंट एंड लॉजिकल मैनर। मतलब कि ऐसे एक ऐसा टूल है या फिर ऐसे एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम अपने थॉट्स और आर्ग्यूमेंट्स को क्लियर, लॉजिकल और ऑर्गेनाइज तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्या है। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे के टाइप्स के। बाद में हम रिवीजन भी करेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे वीडियो के एंड में। अब ऐसे के 4 टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं एक एक करके पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ भी लेंगे। फर्स्ट इज आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट्स अ क्लियर ओपिनियन और स्टैंड ऑन एन इशू एंड सपोर्ट्स इट विद एविडेंस एंड रीजनिंग। क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब है कि इसमें राइटर जो ऐसे लिखते हैं, अपना क्लियर ओपिनियन और अपनी सोच को एक इशू पे रखते हैं। मान लीजिए कोई मुद्दा है और उस पे उन राइटर जो भी लिखने वाले हैं ऐसे, उनका उनकी क्या सोच है, वो अपने बारे में, उस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो बताते हैं, तो उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं आपको इस आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का एक एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, आप जरा सुन लें कि ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर देन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। मतलब क्या हुआ कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो ट्रेडिशनल क्लासरूम से ज़्यादा बेहतर है।
ठीक है, तो यहाँ तुम अपने ओपिनियन दोगे और उसके रीजंस के साथ प्रूव करोगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ओपिनियन दिया कि जो ऑनलाइन क्लासेस है वो बेहतर है ट्रेडिशनल क्लासरूम से। ठीक है, और उसको हमने प्रूव भी किया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था आर्गुमेंटेटिव ऐसे का। अब बात कर लेते हैं एक्सपोजिटरी ऐसे की। इतने भारी भारी नाम है लेकिन इनका मीनिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो इसमें क्या लिखा है, एक्सप्लेन्स अ सब्जेक्ट कंसेप्ट और प्रोसेसेस क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली विदाउट एक्सप्रेसिंग अ पर्सनल ओपिनियन। क्या मतलब हुआ इसका, इसमें कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है। ठीक है, इस ऐसे का पर्पस सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, इसमें कोई भी अपना ओपिनियन कोई भी शेयर नहीं करता है। राइटर जो होते हैं वो एक सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट या प्रोसेस को क्लियर और सिंपल वर्ड्स में समझाते हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो मान लीजिए हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क्स। मान लीजिए आपको ऐसे लिखने को आता है कि फोटोसिंथेसिस कैसे काम करता है, तो उसमें आप अपना कोई ओपिनियन नहीं दोगे, जो बात होगी जो सिंपल वर्ड्स में आप उसी को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, इसमें तुम बस अपना प्रोसेस समझाते हो, अपना ओपिनियन ऐड नहीं करते हो। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज नैरेटिव एसेज। अब नैरेटिव ऐसे क्या होते हैं, टेल्स अ पर्सनल स्टोरी और रिकाउंट्स एन एक्सपीरियंस ऑफन विद अ सेंट्रल पॉइंट और लेसन। क्या मतलब, इसमें मतलब है कि ये ऐसे जो होते हैं नैरेटिव ऐसे जो होते हैं एक स्टोरी के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मतलब राइटर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई शेयर करते हैं, यानी कि इस ऐसे के अंदर राइटर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेकिन इसमें एक सेंट्रल लेसन या मॉरल होता है। ठीक है, नैरेटिव एसेंस के अंदर एक मॉरल छिपा हुआ होता है। ऑल राइट, और लास्ट टाइप होता है ऐसे का जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होते हैं भाई, इसका इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है यूजेस विविड सेंसरी डिटेल्स to create a clear and compelling picture of a person, place, object और event। कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखा है, मैं समझाती हूँ ना हिंदी में अभी। कि इसमें लिखा है, इसमें राइटर अपने वर्ड्स के थ्रू एक पिक्चर क्रिएट करते हैं। मतलब तुम अपने टॉपिक को इतने इतना डिटेल और इतने वर्ड्स में दिखाते हैं जैसे कि तुम उसको फील कर पाओगे, जैसे कि देखना सुनना महसूस करने वाले वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं कि रीडर के दिमाग में क्लियर इमेज बन जाए। मतलब उस ऐसे ऐसे वर्ड्स उसमें यूज करते हैं कि ऐसे लगेगा कि इमेजिन कर लोगे अपने दिमाग में खुद ही उसकी पिक्चर। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो रेनी डे इन माय विलेज। ठीक है, अब बारिश की बात सुनती है आपके ख्याल में क्या आता है कि गीली मिट्टी की खुशबू आ जाती है। ठीक है, और फिर काले काले बादल आते हैं, तेज हवाएं चलती है, तो वो सब आपके दिमाग में अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं नैरेटिव सॉरी डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ये होते हैं। तो ये है वो ऐसे के चार मेन टाइप्स। अब भाई हमने ऐसे के टाइप्स समझे क्यों, क्या जरूरी था इनको समझना, तो हाँ मैं आगे समझाती हूँ क्यों जरूरी था। हाँ, वाई अंडरस्टैंड ऐसे टाइप्स, ऐसे के टाइप को समझना जरूरी क्यों था। सो अंडरस्टैंडिंग, पहले मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगी बाद में हिंदी में बताऊंगी। सो अंडरस्टैंडिंग ऐसे टाइप्स इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव राइटिंग बिकॉज ईच टाइप सर्व्स अ यूनिक पर्पस एंड डिमांड्स अ डिस्टिंक्ट अप्रोच। मतलब कि अलग अलग ऐसे टाइप्स को समझना इफेक्टिव राइटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी राइटिंग मिस्टेक ना हो, आप आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो, तो अलग अलग ऐसे के टाइप्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर टाइप का अपना एक यूनिक पर्पस और अलग अप्रोच होता है। ठीक है, अब क्या काम करते हैं ये टाइप्स, ऐसे के टाइप्स क्या क्यों जरूरी है, क्या काम करते हैं। सो इट गाइड्स योर रिसर्च एंड एविडेंस सिलेक्शन। मतलब ऐसे के टाइप डिसाइड करेगा कि तुम्हें किस तरह की रिसर्च और कौन से एविडेंस यूज करने हैं। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स यू टेलर योर टोन एंड स्टाइल। इसका मतलब ये है हर ऐसे का टोन और स्टाइल अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज argumentative essay require rigorous research and strong evidence, while narrative focus on engaging storytelling and personal reflection। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर्ग्यूमेंटेटिव जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिसर्च के बाद और स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बाद लिखे जाते हैं, क्योंकि उसमें राइटर अपने ओपिनियन को बताते हैं। ठीक है, जबकि नैरेटिव ऐसे जो होते हैं एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग प्लस पर्सनल रिफ्लेक्शन। वो जो होते हैं नैरेटिव ऐसे जो फोकस किस पे करते हैं, स्टोरी टेलिंग पे फोकस करते हैं। आप अपनी कहानियां उसमें लिख सकते हो, अपने ख्याल लिख सकते हो और पर्सनल रिफ्लेक्शन भी देते हैं। तो ये इसलिए हमको ऐसे के टाइप्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव हो सके। अब हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप किसी भी ऐसे के बारे में बिना देखे कोई भी टॉपिक पे लिख सकते हैं। अब मैं आपके जो आपको स्टेप्स बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। So preparation is key. Step number 1 is preparation is key.
पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड द प्रॉम्प्ट। आपको जो प्रॉम्प्ट दिया है उसको समझना है। Carefully read and analyze the essay prompt or question to grasp its requirement and scope। मतलब कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो। जिस टॉपिक के बारे में आपको ऐसे लिखने को दिया गया है उस टॉपिक को समझो और उसको ध्यान से रीड करो। ये देखना है कि ऐसे में क्या पूछा गया है और उसका स्कोप क्या है। ठीक है, ये आपको समझना है। अंडरस्टैंड द प्रॉम्प्ट। आपको एग्जाम में कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट की, तो आवर इन्वायरमेंट, उसके बाद इसके बेनिफिट्स, कॉज एंड प्रॉन्स, बहुत सारी चीजें दी होती है। तो वो पॉइंट्स को आपको समझना है और उसके बाद आपको डिसाइड करना है। पॉइंट नंबर 2 इज टॉपिक सिलेक्शन। चूज और clarify your topic, ensure it aligns with the prompt and allows for adequate exploration। मतलब कि ऐसा टॉपिक चूज करो जो प्रॉम्प्ट से मैच करे और जिसमें तुम अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सको। ठीक है, टॉपिक सिलेक्शन भी आपको ही करना होता है। आपको ध्यान से टॉपिक सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च एंड गैदर। collect relevant information, facts and examples to support your arguments or explanations। मतलब कि जो फैक्ट्स होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं और इन्फॉर्मेशन होती है, उनको कलेक्ट करो जो तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स या एक्सप्लेनेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट इज आउटलाइन योर आइडियाज। मतलब कि क्रिएट अ सिंपल आउटलाइन, ग्रुप योर रिसर्च इनटू 3 मेन पॉइंट्स दैट विल फॉर्म द कोर ऑफ योर एसेज बॉडी। मतलब कि एक सिंपल आउटलाइन बनानी है आपको अपनी रिसर्च को, जो 3 मेन पॉइंट्स में ग्रुप करे, जो ऐसे में बॉडी के कोर बनाएगा। मतलब कि जो ऐसे आपकी ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग दिखेगा, आपका ऐसे पावरफुल लगेगा कि हाँ इस बात में कुछ दम है। कहने का मतलब ये है। स्टेप नंबर 2 इज क्राफ्टिंग योर एसे। अब क्राफ्टिंग योर एसे का क्या मतलब है, समझते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहले कंक्लूजन। समराइज योर मेन पॉइंट्स summarize your main points and restate the significance of your thesis, leaving a lasting impression। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्चुअल ऐसे लिखना शुरुआत करते हैं। एक्चुअल ऐसे की शुरुआत करते हैं। सो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दो, टॉपिक इंट्रोड्यूस करो और स्टेटमेंट को क्लियर करो। किस बारे में उसको आप क्लियर करना है। फिर हम बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ्स की। तो dedicate 3 or 5 paragraphs to developing a main points, each supported by specific examples, evidence और detailed explanations। मतलब कि 3 से 5 पैराग्राफ्स में अपने मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन करो। हर पैराग्राफ एक पॉइंट कवर करे, उसके साथ एग्जाम्पल्स, एविडेंस या रीजनिंग भी दो कि अगर ये बात ऐसी है तो ऐसी क्यों है, उसका रीजन भी आपको देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पहले आ गया, कंक्लूजन वाला पार्ट नीचे आ गया, पर कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, सॉरी कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। समराइज योर मेन पॉइंट्स एंड रीस्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ योर थेसिस, लिविंग अ लास्टिंग इंप्रेशन। ये कंक्लूजन की बात हो रही है, लास्ट में आएगा, जरा यहाँ पे गलती हो गई है थोड़ी सी। सो कंक्लूजन का क्या मतलब है, अपने ऐसे इसके मेन पॉइंट समराइज करो और मेन पॉइंट को दोबारा हाईलाइट करो कि ये ऐसे लिखा, उसका मेन पर्पस क्या था। ऐसे को ऐसे खत्म करो कि रीडर पे स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ जाए। अपने ऐसे को आपको ऐसे एंड करना है कि जो रीडर और जो पढ़ने वाला है उस पर एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छूट जाए उस चीज का। इंट्रोडक्शन में क्या था, आई एम सॉरी ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी यहाँ पे, लेकिन आई होप आप लोग समझ जाओगे। इंट्रोडक्शन में क्या था, हुक योर रीडर, प्रोवाइड नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड क्लियरली स्टेट योर थेसिस स्टेटमेंट। मतलब कि वही है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दो, टॉपिक इंट्रोड्यूस करो और मेन पॉइंट को वापस से हाईलाइट करो, क्लियर करो। ठीक है, ये होता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है पॉलिशिंग योर वर्क, रिवीजन जिसको भी आप कह सकते हो। पॉइंट नंबर 1 इज इसमें रिवो फॉर कोहेशन। मतलब कि चेक करो कि इज ऐसे स्मूथली फ्लो कर रहा है या नहीं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नेचुरली आपको पास होना है, फिर ट्रांजिशन हो ऐसा लगाना है। मतलब कि चेक द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लो ऑफ योर एसे, डू योर आइडियाज ट्रांजिशन स्मूथली फ्रॉम वन टू अनदर। क्या एक पॉइंट है उसके बाद यही पॉइंट आना चाहिए, बराबर चल रहा है, सही तो चल रहा है, उसको एक बार आपको रिवाइज करना है, रिव्यू करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रामर एंड मैकेनिक्स। प्रूफ रीड केयरफुली ऑफ एनी फॉर एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या एरर, स्पेलिंग मिस्टेक्स और पंक्चुएशन इश्यूज दैट कुड डायरेक्ट फ्रॉम योर मैसेज। स्पेलिंग और ग्रामर और पंक्चुएशन मिस्टेक्स और पंक्चुएशन मिस्टेक्स को आपको करेक्ट करना है, कोई भी यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है। क्लैरिटी ऑफ थेसिस, मतलब कि इंश्योर योर मेन मैसेज, थेसिस का हम मेन मैसेज भी कहते हैं, इज क्लियरली स्टार्टेड इन द इंट्रोडक्शन एंड कंसिस्टेंटली सपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ योर एसे।
मतलब कि इंश्योर करो कि इंट्रोडक्शन में मेन मैसेज क्लियर है और थ्रू आउट ऐसे कंसिस्टेंटली सपोर्टेड है। मतलब जो आपका मेन पर्पस है वो पूरे ऐसे में साथ में ही रहे। नेक्स्ट इज सीक फीडबैक। Ask a peer to review your work or utilize online tools to catch any overlooked errors and gain fresh perspectives। मतलब कि अपने ऐसे को किसी से रिव्यू करवाओ या आउटलाइन टूल यूज करो ताकि छोटी गलतियां और न्यू पर्सपेक्टिव समझ पाओ। अगर आपको लगता है कि आपने ऐसे बना लिया तो आप किसी अपने जानने वाले या फिर गूगल वगैरह से पूछ सकते हैं। आज के ज़माने में तो एआई आ गया है, तो आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं कि मेरे ऐसे में कोई मिस्टेक्स है क्या या फिर ये सही है कि नहीं। तो वहाँ से आप जाके पूछ सकते हैं। अब इतनी सारी कहानी हमने पढ़ ली तो क्यों ना बात हो जाए छोटे से ऐसे की। एक छोटा सा प्यारा सा ऐसे है स्प्रिंग के ऊपर, उसको हम देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि ये जो पूरी इतनी बड़ी कहानी लिखी है, इतने सारे स्टेप्स हमने देखे हैं वो किस लिए है। सो लेट्स गो। एग्जाम्पल है शॉर्ट ऐसे ऑन माई फेवरेट सीजन, माई फेवरेट फेस्टिवल, माई फेवरेट डे। कुछ किसी के बारे में भी आप लिख सकते हो। अब ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? सेटिंग द स्टेज बाय एक्सप्लेनिंग पर्सनल कनेक्शन टू सीजंस एंड हिंटिंग एट द चूजन फेवरेट। मतलब कि ये एक सैंपल मैं आपको बता दूं फिर से, ये एक सैंपल ऐसे है जो दिखाता है कि स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करना है। जो हमने सारे स्टेप्स पढ़े वो हम कैसे फॉलो करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करो अपना पर्सनल कनेक्शन सीजन से एक्सप्लेन करके। ठीक है, आपके फेवरेट सीजन कौन से हैं उनके बारे में लिखाओ, दिखाओ, बताओ कि तुम्हारा फेवरेट सीजन कौन सा है और तुम्हारा फेवरेट सीजन ये फेवरेट है तो क्यों फेवरेट है, तुम्हें उसमें क्या अच्छा लगता है। इससे हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉडी पैराग्राफ्स। फोकस ऑन स्प्रिंग्स वाइब्रेंट कलर। मतलब कि स्प्रिंग के ब्राइट कलर्स जैसे कि चेरी ब्लॉसम्स, नई पत्तियां, उनके बारे में उन पे फोकस करो। डिस्क्राइब द रिफ्रेशिंग स्मेल्स। मतलब कि रिफ्रेशिंग स्माइल्स, फ्रेश हवा, ब्लूमिंग फ्लावर्स। जब स्प्रिंग आती है तो कैसे सारे फ्लावर्स नए, पुराने जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं और नए आ जाते हैं, तो इन्वायरमेंट में एकदम फ्रेशनेस फील होती है। ठीक है, हाईलाइट इंजॉयबल एंड आउटडोर एक्टिविटीज। मतलब कि पिकनिक या फिर वॉक गेम्स जो स्प्रिंग को एंजॉय करने लायक बनाती हैं, वो सब बातें आपको इसमें बतानी है। उसके बाद कंक्लूजन पे आएंगे तो reiterate why spring holds such personal significance and how it represent renewal and hope। मतलब कि दोबारा से हाईलाइट करो कि तुम्हें स्प्रिंग सीजन क्यों पसंद है। ठीक है, और उसका सिंबॉलिक मीनिंग यानी कि नई शुरुआत और होप, उम्मीद को कनेक्ट करो। मतलब कि आपको पॉइंट से पॉइंट मिलाते जाने हैं और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि मेरा फेवरेट सीजन स्प्रिंग है क्योंकि इसमें यही चीज़ें होती हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक के ऊपर बिना रटे ऐसे को लिख सकते हो। ऐसे चाहे वो फिर आपको 150 वर्ड्स का यानी 150 वर्ड्स का लिखना हो या फिर 200 वर्ड्स का ही क्यों नहीं लिखना हो। नेक्स्ट इज की टेकवेज, एक क्विक समरी है यहाँ पे। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर राइटिंग। ऐसे रिक्वायर्स अ क्लियर स्ट्रक्चर एंड पर्पस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऐसे हमेशा क्लियर स्ट्रक्चर में लिखे जाते हैं। जैसे मतलब पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद जिसमें आप बताओगे कि ये किस बारे में है, और उसके बाद बॉडी जिसमें 3 से 5 पैराग्राफ में आप कवर करोगे इसका मेन मैसेज, और कंक्लूजन में उस बात को ध्यान रखते हुए कि आपका मेन पर्पस क्या था उसके साथ आप ऐसे को एंड करोगे। नेक्स्ट इज systematic process. Follow the steps: preparation, writing and revision for a polished final product। हर ऐसे प्रिपरेशन, सबसे पहले आएगा प्रिपरेशन, उसके बाद राइटिंग, उसके बाद रिवीजन स्टेप्स फॉलो करके आपको लिखने होते हैं। पहले आप प्रिपरेशन कर लो, अपने दिमाग में सोचो क्या क्या लिखना चाहिए, उसके बाद आप लिखो, और लिखने के बाद भी रिवाइज करो कि यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है मेरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज नो योर टाइप। आइडेंटिफाइंग द ऐसे टाइप गाइड योर अप्रोच, रिसर्च एंड राइटिंग स्टाइल। मतलब कि हर ऐसे का टाइप, जैसे कि ऊपर मैंने 4 टाइप बताए ऐसे के, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव और एक्सपोजिटरी, अलग होते हैं। टाइप को समझना अप्रोच और स्टाइल डिसाइड करता है कि आपको अपने ऐसे जो है वो कैसे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से करना चाहते हो, कुछ आप सीखना चाहते हो, तो प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव्स राइटिंग स्किल्स ओवर टाइम। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस और राइटिंग स्किल्स दोनों इम्प्रूव होते हैं। सो यही थे वो कुछ स्टेप्स जो ऊपर बताए गए। इससे आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बिना सोचे समझे, मतलब
बिना रटे ऐसे को आराम से ऐसे लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। मुझे भी बहुत मज़ा आया। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगी आपसे डे 35 में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग योर ऐसे राइटिंग स्किल्स। अगर आपने भी इस वीडियो को सीख के कुछ अपने बारे में या कोई भी टॉपिक के बारे में ऐसे लिखा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपकी कमेंट का ज़रूर से रिप्लाई करूंगी। Thank you so much for watching. See you all in the next lesson. Till then, take care and bye bye.